हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत प्यारा सेशन। कक्षा 10 के बच्चे हो जाओ तैयार। ये ज्योग्राफी का सेकंड नंबर पार्ट के बाद थर्ड नंबर पार्ट आपके सामने है। जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। जल ही जीवन है। जल क्या है? जीवन। और जल ही जीवन है, यानी वाटर रिसोर्सेज। इसके बारे में मनीष श्रीवास्तव को इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, इतनी बेहतरीन कहूंगा, मजा 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 आगे सर जी। तो बिना देर के देखिए सामने काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास 10 के बच्चे, हिंदी माध्यम के जितने बड़े बच्चे हैं, जितनी मेरे साथी हिंदी माध्यम से, जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, सामाजिक ज्ञान में बहुत ही बेहतरीन से वन शॉट में खलास, एक वीडियो में सारी चीजों को बता दूंगा। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्या 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 लिखा है? काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट। जल कुछ रोचक तत्व। जल के जो है कुछ रोचक तत्व के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में जल के कुछ रोचक तत्व क्या हैं। ऐसे क्या चीजें हैं जो जल के रोचक तत्व के रूप में हमें जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा एक मिनट। क्या हो गया जी तुमको? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आई एम फाइन। लिखा है जल के कुछ रोचक तत्व। जल के कुछ रोचक तत्व क्या है? जल के कुछ रोचक तत्व में पहली चीज ध्यान दो, पूरी धरती जो है क्या है? अंडाकार है। और इस अंडाकार में जो हमारी धरती है, इसमें कितना % पानी पाया जाता है? अब देख सकते हो कि पूरी धरती में आपके 97.5% 97.5% जो है वो आपका जल पाया जाता है। लेकिन कौन सा? समुद्री और सागर का पानी पाया जाता है। समुद्र और आपके सागरों में 97.5% आपका जो पानी पाया जाता है वो खारा पानी होता है। खारा, खारा का मतलब क्या हो? जैसे नमक बनता है बच्चा, जिसको हम पी नहीं सकते हैं बच्चा। वो 97.5 जो पानी आपका पाया जाता है वो समुद्री या सागर का पानी होता है मेरा बच्चा। लेकिन हाँ, जो बचे आपके पॉइंट पानी, कितना पॉइंट? 2.5%। इस 2.5% जल को ही हम कहते हैं ताजा पानी। कौन सा पानी? ताजा। ताजा पानी का मतलब सिर्फ इतना सा कि जो भी धरती पे व्यक्ति रह रहे हैं वो हमारे मात्र 2.5% पानी को पी सकते हैं और 97.5% पानी पीने योग्य नहीं। एग्जाम में पूछेगा कि कितना % पानी समुद्र की पानी के जैसा खारा है, तो 97.5%। और कितना पानी ऐसा है, ये कितने % पानी ऐसा है, ये कितना % पानी इतना अच्छा है कि जो ताजे पानी का है, तो 2.5%। दिमाग में छोड़ो। यही नहीं, और सुनो, 2.5% जो ताजा पानी में बच्चा, इस ताजे पानी में भी 70% पानी आपका आइसबर्ग है या ग्लेशियर कह सकते हैं। आइसबर्ग क्या होता है या ग्लेशियर क्या होता है? जो बर्फ होते हैं बड़े बड़े, जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा क्या? अंटार्कटिका, बेल्जियम जैसी देश की बड़ी बड़ी वहां पर बर्फ है बच्चा। अगर वो पिघल जाएंगे अधिक मात्रा में ना, तो पानी का निर्माण होगा। तो आपके 2.5% पानी में भी 70% पानी ऐसे हैं जो कि आपकी ग्लेशियर वर्ग में या कह सकते हैं आइस वर्ग में है। तो ग्लेशियर पिघलेगा या आइस वर्ग पिघलेगा, 70% पानी मिलेगी किसमें? 2.5% में से। लेकिन हाँ, इसमें भी आपके जो 30% पानी बच्चा, तो कुल ताजे पानी का 30% होता है, वो थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित होता है। ये भूमिगत क्या है? जमीन के नीचे जो पानी संचित है, जो हमारे पीने योग्य है, उसमें 30% पानी ऐसा है जो हम पी सकते हैं। तो सोच के आप देखिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप सोचिए कि 97.5% खारा पानी जिसको पी ही नहीं सकते हैं, उसमें भी 2.5% पानी पीने योग्य है, जिसे ताजा पानी कहते हैं। उसमें भी 70% पानी जो है वो आइसबर्ग या ग्लेशियर है, बर्फ है। उसमें भी 30% पानी ऐसा है जो भूमिगत है। तो हमारे पास पानी कहाँ है? और पानी है ही नहीं, तब पर भी आप पानी को मिसयूज करते हो, पानी का आप दुरुपयोग करते हो। यही नहीं, और आज तो मैं पूरा पोल खोल के रखूंगा। ऐसा अनुमान है कि 2025 यानी 2025-2026 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की क्या होती है? भारी कमी होती है। भारी कमी का मतलब होता है कि ऐसे देश जैसे राजस्थान का नाम सुने होंगे, जैसलमेर, वहां पर क्या है? धूप है बच्चा, वहां पर पानी की मात्रा कम है बच्चा। वैसे ही आपके आने वाले समय में जिस तरीके से हम पानी का मिसयूज कर रहे हैं, हमारा देश भी भारी पानी की कमी के कारण क्या करेगा? जूझेगा। यही नहीं, और सुनिए आप, लिखा है कि प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल की उपलब्धता के समय मामले
में भारत का 120 विश्व में 123वां स्थान है। पूरे विश्व में जितने महाद्वीप हैं उसमें जो देश हैं उन देशों में भी हमारे देश का पानी के मामले में 123वां स्थान है। सोच के देखिए हम कहाँ हैं। 123वां स्थान हमारा है पानी के मामले में। इतना ज्यादा हम पानी का मिसयूज कर रहे हैं मेरे बच्चा। अब अच्छा अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे बच्चा, यही नहीं और सुनो आगे देखते हैं। सेकंड स्लाइड में क्या है लिखा है कि जल की दुर्लभता के मुख्य कारण कि वास्तव में अगर जो जल होता है पानी होता है ये बड़ा दुर्लभता माने बड़ी कठिनाई से हमको प्राप्त होता है। इसका आसानी से हमको मिलता नहीं। इसका क्या कारण है? कितना कठिनाई से हमको पानी मिलता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई कई हमारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि सर पे मटके को रख करके वो 10 किलोमीटर जाती हैं और परिवार के लिए पानी भर करके लेके आती है। मेरे बच्चा उनसे पूछो पानी का महत्व। आपके पास है तब आप मिसयूज कर रहे हो, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। यही नहीं और सुनो, जल की दुर्लभता के मुख्य कारण जल का अत्यधिक दोहन। दोहन का मतलब बर्बादी, हाय शादी नहीं बर्बादी। जल का अत्यधिक दोहन, सिंचित किसी क्षेत्र यानी कोई खेत में अगर पानी की आवश्यकता है तो जितनी मात्रा में चाहिए उतनी दीजिए। आप और उसको भर देंगे तो आप बहुत ज्यादा भर देंगे तो पानी मिसयूज हुआ। आगे लिखा है विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान वितरण। भाई देखो जिसको जितना पानी चाहिए उसको उतना ही दो। आप ज्यादा पानी दोगे तो क्या करेगा? उसको हाथ मुंह धोकर फेंक देगा, पानी मिसयूज हो जाएगा। तो अधिक ज्यादा मात्रा में अगर पानी का वितरण करेंगे, असमान वितरण होगा तब भी वही दुर्लभता होगा। 10 लोगों का पानी आया था, 5 ही पाए 2 नहीं पाया, 5 ही पाए 5 नहीं पाया। तो 5 ही पाए क्यों? क्योंकि जो 5 का पानी था उसको उन्होंने क्या किया? हाथ मुंह धोने में गिरा दिया। तो आपको ध्यान देना है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान पानी का वितरण है दुर्लभता का क्या है? बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है। जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब क्या कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप दूसरे होगा हम तो हमारे क्यों ना है, और कुछ लोग कहते हैं हम तो हमारे आते रहो। जब हम तो हमारे आते ही रहेंगे तो भाई जनसंख्या अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद क्या होगा? चीजों की कमी होगी। ये भी आपके पानी की जल की दुर्लभता का बड़ा प्रमुख कारण है। आगे का अनियोजित जल की निकासी व्यवस्था। भाई अगर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर पानी जा रहा है, गड्ढा बनवा करके आप उसको क्या करिए? व्यवस्थित करिए। अनियोजित है, उसका कोई नियोजन ही नहीं है, तो पानी को आपने क्या किया? बर्बाद किया। जब बर्बाद किया तो आपको पानी दुर्लभता मिलेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस चीज को दिया जाए, यदि उसको देने से पहले उसकी काबिलियत, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बताकर उसको दिया जाएगा तो उसकी वो वैल्यू समझेगा। एग्जाम्पल के जैसे पेन है डिजिटल बोर्ड का, मैं कह दूं इसकी कीमत 2200 रुपए है, और अगर आप उससे इसको मांगे कि मनीष सर देखिए क्या है, किससे लिखते हैं आप, मैं कहूँ इसकी कीमत एग्जाम्पल में मान लीजिए आप इसकी कीमत 2200 रुपए है, तो मैं आपको ऐसे दे दूं, आप इसको ऐसे ऐसे करें, ऐसे 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 गिरे टूट जाए, तो मैं आपसे 2200 रुपए मांग सकता हूँ? नहीं ना, आपसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन आप अगर इसको देते समय मैं आपसे कह दूं भैया इसकी कीमत 22 रुपए है, ये बच्चा मेरी रोजी रोटी, इससे मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरी लक्ष्मी है, इसी से मैं लिखूंगा भैया, इसको देख करके मुझको वापस कर देना। तो आप इसको पकड़ेंगे, दोनों हाथ से पकड़ कर देखेंगे, इसे अच्छे से देखेंगे, मुझको ऐसे देखेंगे। तो किसी को कोई चीज देने के बाद या देने से पहले उसकी कीमत जरूर बता दीजिए। कीमत बता देंगे तो उसकी कद्र करेगा। क्या करेगा बच्चा? कद्र। लेकिन वैसे ही हम पानी की कमी और दुर्लभता का मुख्य कारण यही कारण है कि इन चीजों का ध्यान देना। इन चीजों का क्या करना? ध्यान। अगर ध्यान नहीं देंगे तो जल क्या होगा? बड़ा दुर्लभ, यानी बहुत कठिनाई से हमको मिलेगा बच्चा। तो आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव, नहीं आया गारंटी पैसा वापस। आगे देखते हैं पेज नंबर 3 में क्या है। ओहो, जल संसाधन प्रबंधन। अगर आपको जल को संचित करना है तो इसका प्रबंध करिए। जैसे बड़े से टंकी में, घर पे छत के ऊपर टंकी में पानी रखते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो उसको टोटी खोल कर यूज करते हैं। वैसे ही जल का संसाधन प्रबंधन कर लीजिए। उसके लिए क्या करना होता है? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन करना पड़ेगा। ये बहुउद्देशीय नदी बहुत पूछता है एग्जाम में कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है। तो बहुउद्देश्य में बहुत प्रकार के उद्देश्य। एग्जाम्पल सुनो पहले। जैसे मान लो मैं अपनी भाभी के यहाँ गया उनको रिसीव करने के लिए, मम्मी कहेगी जा भाभी के लिए आया हुआ, तो मैं वहां पे गया, भाभी को रिसीव करने गया हूँ मैं 4 व्हीलर से। वहां पर भाभी की जो दादी है वो हमको 50 रुपए दे दे, भाभी के दादाजी हमको 100 रुपए देते हैं। हम बहुत खुश हो गए, अरे बाप रे 100 50 150 पाओगे। अब भाभी मम्मी आ गए, अरे भैया रख 200 रुपए हमको वो दे दे, भाभी पापा 500 रुपए दे दे। अरे बाप रे
भाभी के भैया आए, भैया धीरे से 100 रुपए देते हैं, भाभी आए वो सब थमा दें। पूरा पैसा इकट्ठा करने के बाद मेरे जेब में खूब पैसा हो जाए, मैं कहूँ ऐसी मैं आया था भाभी को रिसीव करने और कहा गया बहुत पैसा। तो मेरा उद्देश्य एक था, लेकिन मैं बहुत प्रकार के उद्देश्य को लेकर वहां गया हुआ, तभी तो मैं पैसा पाया हुआ हूँ। तो जब अगर कोई बहुउद्देशीय परियोजना हो और वो किससे संबंधित होती है, नदी से। नदी का मतलब क्या कि आपका नदी की धारा का प्रवाह हो रहा है, बांध का निर्माण किए पानी को रोके, और बांध का निर्माण करने के बाद बांध को पानी को रोके। अब बांध में जहाँ पे पानी की निकासी है उसका फ्लो बहुत अधिक होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, गांव में टंकी में नहाते हो, टंकी पोखरा जिसे कहते हैं, उसमें नहाते हो तो पानी जाने का जहाँ माध्यम होता है, हम लोग वहीं बचपन में बैठ जाते थे, खूब टंकी पानी भर जाता था, जब वहां से हटते थे तो पानी बड़ी तेजी के साथ बहता था। वैसे ही बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या होती हैं, नदी पे बांध बनाते हैं, बांध बनाने की बात टरबाइन लगाते हैं, वहां से विद्युत उत्पन्न करते हैं बच्चा, और उस विद्युत से बल्ब चल रहा है, डिजिटल बोर्ड चल रहा है, ये फोन भी आपका उसे चल रहा है, क्योंकि चार्ज नहीं होगा तो चलेगा कैसे। बस समझ रही है ना बच्चा। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, इसका सबसे बड़ा कारण है पानी के बहाव को काबू में करती है। पानी के बहाव को क्या करती है, काबू में। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं पानी के बहाव को अपने काबू में करती हैं। कैसे, बांध परियोजनाओं से। बांध के उपाय क्या है बच्चा, बांध के परियोजनाओं से बांध के उपाय बताया गया है कि बांध की रोकथाम करिए, पानी को रोक लीजिए, और पानी को रोकने के बाद क्या होगा, बिजली उत्पादन होगा। इन बांधों के पानी को नहरों में तंत्र के द्वारा दूर दराज गांवों में भेजा जाएगा। भाई नहर में बांध बनाओगे तो हम अगर पानी को रोकिए तो हमको पता है कि किस ओर पानी भेजना, नहर के माध्यम से भेजेंगे तो नहर के माध्यम से खेत में जाएगा, खेत में जाएगा तो क्या होगा, कृषि बढ़ेगी। तो अगर पानी को रोकेंगे तभी तो अपना दिमाग लगा कि यहाँ मोड़ेंगे यहाँ मोड़ेंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें कितने लाभ हैं, पहला तो हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, और दूसरा नहरों के माध्यम से पानी को कहीं और भेजा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है बच्चा, अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दो ना, और कमेंट करके बताओ वीडियो मस्त है सर, और आगे बढ़ाइए ना। तो ये रहा आपका आगे का स्लाइडेशन मेरा बच्चा। बाढ़ के बहाव क्षेत्र में आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। सच बताऊं मैं आपको, यही अपना बिहार, कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है। जब वो उफान पर होती है ना तो कितने बड़े बड़े गांवों को, कितने घरों को उजाड़ देती है मेरे बच्चा। नदी की धारा का बहाव अत्यधिक तेज होता है। वैसे ही बाढ़ के बहाव के जो क्षेत्र में आने वाली जमीनें होती है ना, एक बड़ा हिस्सा उसका डूब जाता है मेरा बच्चा। बांध बनाने के लिए कई एकड़ जमीन करानी पड़ती है। क्या करानी पड़ती है, उसकी बागडोर को बनाना पड़ता है, यानी वहां पर अपने कदम को जमाना पड़ता है। बांध बनाने के दुष्प्रभाव, अगर पानी को रोकिए, पानी को क्या किए, रोकिए, तो उसका दुष्प्रभाव भी होगा। अगर उसका सही जगह यूज किए तो यूजफुल है, अगर नहीं यूज किया तो मिसयूज हो गया। तो इसका बांध बनाने के दुष्प्रभाव, जमीनें के जलमग्न होने से पर्यावरण भीषण समस्या आ जाती है। भाई पर्यावरण क्या, एनवायरमेंट, जंगल में पानी भर गया, जंगल में अगर पानी भर गया तो जानवर कहाँ जाएंगे, पेड़ पर कितने समय तक रहेंगे, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, घास खाने को, कुछ शिकार, तो जमीन पे आना पड़ेगा। जमीन क्या है, जलमग्न है बच्चा। तो ये आपके बांध के दुष्प्रभाव भी हैं, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। आगे लिखा है, बांध के निर्माण के लिए कई बार स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों पर अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ा। वास्तव में बात सच, पानी अगर भर जाएगा तो लोगों को अपनी आजीविका को छोड़ना पड़ेगा, वही आजीविका जिसको बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए बेटा कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बाप से पूछो कि कितनी कठिनाइयों से वो अपने घर को बनाया करता है मेरा बच्चा। और आगे देखते हैं क्या कहा गया बच्चों। आगे के स्लाइडेशन में ये रहा आपका पार्ट और आपका नोट्स। यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यास जलमग्न वाटर रिसोर्सेज करते हैं, कक्षा 10 का पार्ट है, विषय भूगोल, टॉपिक का नाम है ज्योग्राफी। और जैसे नंबर आपका है 3, इसे कहेंगे जल संसाधन, अंग्रेजी में कहते हैं वाटर रिसोर्सेज। परिभाषा कोई पूछेगा, वाटर रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जल संसाधन किसको कहते हैं भैया। तो आप बता देना, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत, जैसे नदियां, अच्छी प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल। जिस चीज को भगवान ने बनाया है उसे नेचुरल कहते हैं, जिसको मानव ने बनाया उसे कहते हैं कृत्रिम। अंग्रेजी में इसको आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल में कृत्रिम, और नेचुरल में क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो भैया नदियां किसने बनाया है, प्रकृति ने। झीलें किसने बनाया है, प्रकृति ने। तालाब किसने बनाया है, प्रकृति ने। कुएं किसने बनाया है, मानव ने। वर्षा कौन जाता है, प्रकृति।
जल, भूजल, जमीन के नीचे जो जल है किसका है, प्रकृति का है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, जल संसाधन। इसी को तो वाटर रिसोर्सेस कहते हैं बच्चा। आगे कहा गया है जल का महत्व, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। आपको पता है जल ही जीवन है, यही तो पानी का महत्व है बच्चा, बिना जल के जीवन नहीं है। तो परिभाषा है जल, पानी 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 पानी, जल वो घरानी। जल मानव जीवन, कृषि, उद्योग और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है बच्चा। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर पानी नहीं है तो जीवन जीना असंभव है बच्चा। जीवन को जिया नहीं जा सकता, खाना ना मिले ठीक है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति जी नहीं सकता है। आगे देखिए क्या कहा गया बच्चा, सेकंड स्लाइड में है भारत की जल की उपलब्धता। भारत में जल की क्या होनी चाहिए, उपलब्धता। तो परिभाषा है भारत में जल की उपलब्धता आसमान है। आसमान का मतलब समानता नहीं है, अमीर को ज्यादा पानी, गरीब को कम पानी, ये असमानता है। गरीब को बराबर पानी, अमीर को बराबर, ये क्या है, समानता है। तो लिखा है भारत में जल की उपलब्धता। तो परिभाषा है भारत में जल की उपलब्धता आसमान है, क्योंकि यहाँ वर्षा सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं होती है बच्चा। अधिकांश जल मानसून पर निर्भर करता है। मानसून का मतलब मौसम, जब पानी बरसेगा तब पानी होगा। आगे क्या, जल की कमी, वाटर यानी पानी की कमी, वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कॉर्सिटी। परिभाषा है जब किसी क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध न हो तो उसी स्थिति को जल की कमी कहा जाता है बच्चों। जल की कमी के कारण, क्या कारण से जल की कमी होती है बच्चा, जल की कमी मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, हम तो हमारे आते रहो, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जल का दुरुपयोग और जल प्रदूषण के कारण होते। आगे बढ़े बच्चा, ये रहा आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत, अरे बाप रे, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय नदी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी बताया हूं, समझाया हूं आपको। इसको लिखना कैसे एग्जाम में, वे बड़ी परियोजनाएं जिनमें नदी पर बांध बनाकर सिंचाई, बिजली उत्पन्न, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल जैसी अनेक सुविधाएं एक साथ प्राप्त की जाती हैं, उन्हें बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं मेरे बच्चा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, मल्टीपर्पज, ये प्रॉफिट क्या है बच्चा। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कृषि को पानी मिलता है, बिजली उत्पन्न होती है, बाढ़ पर नियंत्रण होता है और लोगों को रोजगार क्या होता है, मिल जाता है। तो ये आपके हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ मेरे बच्चा। अब है बहुउद्देशीय परियोजनाओं की समस्याएं क्या है, तो समस्याओं को देखेंगे। इन परियोजनाओं से लोगों का विस्थापन, विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या है, विस्थापन है बच्चा। तो लिखा है कि इन परियोजनाओं से लोगों का विस्थापन होता है, जंगल नष्ट होते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और सामाजिक विरोध भी देखने को मिलता। समझ में आया क्या है, जल संसाधन कितना महत्व है इसका हमारे जीवन में मेरा बच्चा। आगे देखते हैं वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फसलों को उत्पन्न करना, संचयन करना। आप देखो जहां पे आप गांव में पतरा लगता है सीमेंटेड, उसमें एक पाइप बांध दीजिए और पाइप बांधने के बाद जो पतरे से पानी आएगा वो पाइप के माध्यम से होते हुए एक जगह एकत्रित होगा, वहां एक टंकी लगा दीजिए। तो इससे क्या करेंगे, वर्षा का जल का संचयन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। परिभाषा है वर्षा के पानी को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करना, रखना, वर्षा जल संचयन कहलाता है। दूसरा नंबर है वर्षा जल संचयन के तरीका क्या है। अगर आप सुंदर दिख रहे हो तो सुंदरता का राज क्या है, लक्ष्मी काजल, बोरोप्लस, फेयर लवली, नहीं बच्चा, ये सारी चीजें हमारे चेहरे को सुंदर बना सकती हैं, लेकिन हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार को, हमारी अंदर की गुण जो है वो सुंदर बना सकती है। तो गुणवत्ता अच्छा रखिए, मर्यादा में रहिए, अनुशासन में रहिए बेटा, यही आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है, यही सबसे बड़ी आपकी आभूषण है। आगे कहा गया छतों से पानी की टंकी में जमा करना, कुएं, तालाब, जोहर और खेतों में मेड़ बनाकर पानी रोकना वर्षा जल संचयन के प्रमुख तरीके हैं। पानी को रोकने के तरीके हैं, पानी छतों से पानी टंकी में जमा कर दीजिए, कुएं बनवा दीजिए, तालाब, जोहर, खेतों में मेड़ बनाकर पानी को रोकने का प्रयास करिए।
ये सब वर्षा जल संचयन के तरीके हैं। वर्षा जल संचयन के लाभ क्या है बताएंगे। सबसे इससे भूजल स्तर बढ़ता है, पानी का की बचत होती है, सूखे की समस्या कम होती है और भविष्य के लिए जल सुरक्षित रहता है मेरे बच्चा। आगे आते हैं, क्या कहा गया भैया, आगे लिखा है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण की बात करते हैं तो जल का उचित उपयोग करिए, ज्यादा इसका उपयोग मत करिए, जितना चाहिए जितना आवश्यकता उतना करिए। सीमित यानी एक सीमा में रहकर, एक दायरे में रहकर कार्य करिए और सही तरीके से उपयोग करना तथा उसकी बर्बादी रोकना जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण के उपाय परिभाषा बताई गई है। तो पानी की बचत करना, टपक सिंचाई, टपक सिंचाई का मतलब पानी टपकेगा, खेत की सिंचाई होगी, उसे टपक सिंचाई कहते हैं। जैसे देखो मटर होते हैं ना, तो मटर को हम ऐसे ही भर नहीं सकते हैं, मटर में हम टपक सिंचाई का उपयोग करते हैं। आगे लिखा है कि वर्षा जल संचयन करना और जल स्रोतों को प्रदूषित न करना जल संरक्षण के मुख्य उपाय होते हैं। तो ये था आपका बेहतरीन सेशन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आपकी इसी पाठ से संबंधित एमसीक्यू है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, दहाड़ के रख देना। आओ सॉल्व करते हैं। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मीठा जल होता है भैया? ए नंबर ऑप्शन क्या है? 2.5। पढ़ाया हो ना? पढ़ाया हो नहीं, झूठ न झूठ नहीं खाओ मगसम, पढ़ाया हो ना? तो हो जाएगा 2.5%। भारत में जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत क्या है? हिमनद है कि वर्षा है, समुद्र है या भूजल है? तो भैया वर्षा है। अब वर्षा होगी तो पानी को संचित करेंगे, अगर वर्षा नहीं होगी तो पानी को रोकेंगे कैसे? ठीक है। बांधों का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है? सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ निर्माण के लिए, इनमें सभी। भाई देखो, अगर आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, अगर बांध निर्माण करेंगे सिंचाई भी हो जाएगी नहरों के माध्यम से और विद्युत भी उत्पन्न हो जाएगा और बाढ़ को रोक भी सकते हैं मेरे बच्चा। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। फिर आते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना का अर्थ क्या है? केवल सिंचाई करना, केवल बिजली बनाना, कई उद्देश्यों के लिए, केवल बाढ़ के लिए। तो कई उद्देश्यों के लिए नंबर ऑप्शन सही है। कई उद्देश्यों के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना होती है। मैंने एग्जांपल दिया, भाभी क्या चाहूंगा तो ऐसा ऐसा होगा। आगे भारत में सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, हीराकुंड या टिहरी है? तो बता देंगे क्या अच्छा, दामोदर घाटी। तो भारत में सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बोल नहीं रहे, बात मत कहना, सुनिए, गारंटी है। दामोदर घाटी। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएंगे। भाखड़ा नागल परियोजना गंगा पे है, सतलुज पे, यमुना के, गोदावरी के। भैया सतलुज पे, इसको सतलज भी कहते हैं। ओके, जैसे आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी में सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु एक हो गया, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये आपके जो होती हैं सिंधु की सहायक नदियां होती हैं। उसमें एक कौन सी समझे? सतलज। तो ये सतलज पे भाखड़ा नागल परियोजना स्थित होती है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7। टिहरी बांध बहुत पूछता है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे उत्तराखंड। कहां पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है बच्चा। ठीक है। जल की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की कमी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ेगी पहला ऑप्शन, या औद्योगिकरण यानी फैक्ट्रियां लगेगी बहुत ज्यादा, कृषि का विस्तार होगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही है भैया कि अगर जल की कमी का कारण देखा गया तो कारण तीनों है। जनसंख्या बहुत ज्यादा अगर बढ़ेगी तब भी जल की कमी होगी, औद्योगिकरण यानी कंपनियां लगेंगी तब भी होगी, कृषि का अत्यधिक मात्रा में विस्तार होगा तब भी होगा। आगे है जल का संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अधिक बांध बनाना चाहिए, वर्षा जल संचयन करना चाहिए, नदी मोड़ना चाहिए या समुद्री जल का उपयोग करना चाहिए? भैया वर्षा के जल का संचयन करिए, ऑटोमेटिक आपका जल का संरक्षण हो जाएगा। समझे? आगे देखते हैं क्या कहा गया बच्चा। आगे की ओर है वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ बनाना है या जल प्रदूषण करना है या भूजल स्तर बनाना है, बिजली उत्पादन करना है? तो भूजल स्तर बनाना है। देखो वर्षा का पानी अगर रोकोगे ना तो आपके यहाँ जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा, और जब वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा तो आपके कुएं में भी पानी आ जाएगा, नदी में भी पानी आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? तो वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है बच्चा भूजल स्तर बढ़ाना। समझे नहीं समझे? आगे लिखा है राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन संरचना क्या कहलाती है? टैंक कहलाती है, तालाब कहलाती है, टांका कहलाती है, कुआं कहलाती है? तो टांका कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? टांका। राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन संरचना क्या कहलाती है? टांका कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। बांधों के निर्माण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आप बताइए। विस्थापन होता है, पर्यावरणीय असंतुलन होता है, जंगलों की कटाई होती है, उपयुक्त सभी। भैया उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बांध बनेंगे तो बांधों का निर्माण अगर होगा तो विस्थापन का मतलब व्यक्ति एक स्थान से होगा दूसरे स्थान जाएगा। और क्या होगा? पर्यावरण भी असंतुलित हो जाएगा, जानवर इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। और क्या होगा? जंगलों की कटाई करना शुरू कर देंगे। क्यों कटाई करेंगे भैया? घर बनाएंगे। नए घर का निर्माण किससे होगा? लकड़ियों से होगा। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा नंबर? डी नंबर।
अब आज का अंतिम पेज है, इसके बाद कोई पेज नहीं है, एक पेज है में भी और एक पेज है। तो थोड़ा धैर्य बना कर देखिए, आपके लिए परेशान, आपके लिए ही मैं परेशान हूँ बेटा, और किसी और के लिए नहीं। मुझे तो आता ही है, आपको अच्छा इसके लिए मैं परेशान। तो क्या 5 मिनट और नहीं, केवल 5 मिनट अपने मन को समझाओ कि 5 मिनट में इस तक का और इस वीडियो को देखेंगे, पूरा पार्ट क्लियर। वाटर रिसोर्स गया पानी में, मैं कर दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है बताएंगे, बाढ़ विरोध से। किससे है, बाढ़ विरोध से। भूजल का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है, तो बताएंगे डी नंबर ऑप्शन डी। कौन सा, जल स्तर गिरेगा, भूमि धंसेगी, जल संकट आएगा, ये सारी चीजें भूजल का अत्यधिक दोहन हो जाएगा। अगर जमीन का पानी बहुत ज्यादा बर्बाद करेंगे तो चारों चीजें होंगी, तीनों चीजें होंगी। जल स्तर भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, भूमि धंस जाएगी और जल का संकट आ जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्या बढ़ रही है, घट रही है, स्थिर हो रही है, क्या हो रही है, तो आप बताएंगे घट रही है। भाई अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी घट जाएगा, क्योंकि 123वां स्थान अभी है। आप सोच के देखिए कि पूरे विश्व में पानी का स्थान भारत में कौन सा, 130वां है। आगे का अगर जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या था, या जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है मेरा बच्चा, तो बताएंगे हर घर में नल जल। हर घर में, अगर हर घर नल से जल हो जाएगा, अर्थात हर घर में पानी पहुंचेगा, तो यही हमारे जल जीवन का मिशन है कि हर घर में पानी पहुंचे, यानी हर व्यक्ति पानी को पा सके मेरा बच्चा। आगे का है पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली का उदाहरण क्या है, नहर है, ट्यूबवेल है, बावड़ी है, बांध है, तो हम बताएंगे सी नंबर बावड़ी है। क्या बच्चा, पारंपरिक का मतलब क्या, बावड़ी। आपने लोगों को बता, बचपन मैंने देखा था, एक बड़ी सी डलिया होती है, बास्केट, दो व्यक्ति पकड़कर क्या करते हैं, पानी को ऐसे से खेत में डालते हैं। तो ये क्या है, हमारी पारंपरिक है। तो पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली का कारण क्या है, बावड़ी है। क्या बच्चा, बावड़ी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जल उपयोग किस क्षेत्र में होता है, घरेलू होता है, उद्योग में होता है, कृषि में होता है, परिवहन में, कृषि में होता है। तो भाई वास्तव में कृषि में होता है, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में अत्यधिक वर्षा का उपयोग होता है। आज का अंतिम पेज देखते हैं ध्यान से, कि पूरी आंख खोलिए मेरे बच्चा। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक अवशिष्ट है, घरेलू कचरा, कृषि रसायन है, या उपयुक्त भी पूरा है। अगर जल प्रदूषित किया जाएगा तो आपके जल प्रदूषण में अवशिष्ट पदार्थ डाल दीजिए, कुछ भी कूड़ा कचरा, घरेलू कचरा फेंक दीजिए, पानी गंदा हो जाएगा। कृषि में रासायनिक खाद डाल दीजिए आप, पानी गंदा हो जाएगा। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण ये तीनों है। 14 नंबर ऑप्शन डी नंबर सही है, लॉक कर दिया जाए। डी नंबर को कंप्यूटर मास्टर लॉक कर दिया गया। जल संसाधन के संरक्षण से क्या लाभ है, भविष्य की सुरक्षा होगी, या पर्यावरण संतुलन होगा, सतत विकास होगा, उपयुक्त भी। तो आपका डी नंबर सही है, उपयुक्त सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। भारत में वर्षा जल संचयन को सबसे पहले किस क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाया गया था, किस देश ने अपनाया था भैया, राजस्थान ने, कि पंजाब ने, केरल ने, असम में, तो बताएंगे आपके राजस्थान ने। किसने बच्चा, राजस्थान। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि भारत में वर्षा जल संचयन को सबसे पहले किस क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाया गया था, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और आगे देखते हैं बच्चा, आगे क्या है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है, किसने कहा था, तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था आपके ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे क्या है, किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, हम बताएंगे महानदी। किस पे है, महानदी। गोदावरी नदी क्वेश्चन पूछता है, गोदावरी नदी आपके दक्षिण भारत की सबसे प्यारी नदी, सबसे बड़ी नदी है। या पूरे भारत में गंगा के बाद कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी है, जिसको हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और गोदावरी ऐसी नदी है जो कि आपके महाराष्ट्र में कुंभलता है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या है, शहरी क्षेत्रों में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, अधिक वर्षा होती है इसलिए, या पाइपलाइन लीकेज होता है इसलिए, जनसंख्या वृद्धि होती है इसलिए, या भूजल रिसर्च है इसलिए। तो आपका सी नंबर सही है, जनसंख्या वृद्धि। क्या बच्चा, जनसंख्या वृद्धि। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आज के पीपीटी मैंने क्या किया, करवा दिया मेरा बच्चा। अगर आपको वीडियो दिख रहा हो, वीडियो मनीष सर ने मेहनत किया है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो बहुत प्यारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत प्यारा रिक्वेस्ट, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट आप आइए चैनल पे, रोज के रोज मुझे कमेंट करिए सर जी ये वीडियो चाहिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है ऊपर 8957392349। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं सर मुझे पीडीएफ चाहिए, चाहे जहां के बच्चों के लिए पूरा जीवन समर्पित है। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आपके एक मोटिवेशन से मुझे थोड़ी सी शक्ति ताकत मिलेगी बच्चों। और अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने घर में फोन है सारे फोन में चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।
और आप और हम आ जाएं भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।